नमस्कार साथियों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हम आज कर रहे हैं प्राचार्य भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र 2014 का ओरिजिनल पेपर। और ये पेपर है वो सॉल्व है, मतलब आपको मैं आंसर भी बताऊंगा और आंसर है वो क्यों आए, कैसे आए, और ये क्वेश्चंस हैं वो आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले 4 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के 94 क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन है हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे सर्विस रूल्स पार्ट 5। 95 से लेकर के सारे सर्विस रूल्स है 130 तक हम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने में मदद कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो लास्ट तक देखिए वीडियो, लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 95, केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी की पेंशन के प्रयोजनार्थ औसत परिलब्धियां उसकी सेवा के आखिरी महीनों के दौरान उसके द्वारा आहरित परिलब्धियों के हिसाब से निर्धारित की जाएंगी। हमारे ऑप्शन है पहला 6 माह, 8 माह, 10 माह और 12 माह। मतलब क्या है, इसको इंग्लिश वर्जन भी आपको सुनाऊंगा क्योंकि कुछ मित्र हैं वो इंग्लिश में भी सुनना चाहते हैं, और मित्रों जो पेपर है रूल्स का वो इंग्लिश है, वो उसमें ही अच्छे समझ में आते हैं क्योंकि स्टडी मटेरियल हमारे इंग्लिश में ही ज्यादा अच्छे उपलब्ध है, ऑथेंटिक है। तो 95 क्वेश्चन है, एवरेज इमलमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन शैल बी डिटरमाइंड with reference to the emoluments drawn by a central government servant during the last dash month of his service, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ और 12 मंथ। तो आपने उत्तर सोच लिया है, आप गुणी आदमी हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सही उत्तर है 95 का थर्ड। ये हाईलाइट भी मैं आपको करूंगा, ये ऑप्शन थर्ड है। 10 महीने के अंतिम 10 महीने का जो एवरेज एमलमेंट्स होते हैं, वेतन का औसत होता है, उसको पेंशन निर्धारण के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के लिए स्वीकार्य पेंशन की किस्म है। पहला अधिवर्षता पेंशन, दूसरा सेवानिवृत्ति पेंशन और तीसरा प्रतिकर पेंशन, या ये सभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पेंशंस एडमिजिबल टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। पहला सुपर एन्युएशन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, और थर्ड है कंपनसेशन पेंशन, और फोर्थ है ऑल दीज। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सोचिए जल्दी से। कौन कौन से पेंशन के टाइप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए एडमिजिबल होते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सभी टाइप है। आंसर होगा फोर्थ। सभी टाइप की पेंशन है वो कर्मचारियों को एलिजिबल होते हैं, मतलब कर्मचारी है वो इनमें से किसी एक के लिए योग्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, 20 वर्षों की अहरक सेवा पूरी कर चुके और सेवानिवृत्ति चाहने वाले केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को इस बारे में कम से कम डैश महीने पहले अपने नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देनी होगी। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा है 6 महीने। मतलब क्या है 97 का, ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 20 years of qualifying service and seeking retirement has to give a notice of not less than
डैश मंथ्स टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट है 20 साल के बाद में लेना चाहता है तो कितने महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा अपने नियुक्ति प्राधिकरण को। तो ऑप्शन, सही ऑप्शन बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 98 का, सॉरी 97 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दूसरा। बिल्कुल सही सोच रहे आप। 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। 3 महीने की कंडीशन है। अगर किसी कर्मचारी को आप रिमूव कर रहा है, नियुक्ति प्राधिकारी रिमूव करता है तो भी 3 महीने का नोटिस देना होगा। और अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट चाह रहा है तो 3 महीने पहले नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देना होगा कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, और उसके लिए कंडीशन ध्यान रखिए 20 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्र सरकार का जो कर्मचारी 60 वर्ष की आयु के बाद नई पेंशन योजना का स्तर टीयर फर्स्ट छोड़ता है उसे एक वार्षिकी खरीदने के लिए पेंशन राशि संपत्ति का डैश प्रतिशत निवेश करना होगा। ये एनपीएस का भी क्वेश्चन आ गया है। देखिए, a central government servant who quits tier first of the new pension scheme after the age of 60 years has to invest dash percent of pension wealth to purchase an annuity। कितने परसेंट होगा? 20% है, 30%, 40% या 50%? 98 अभी भी क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो 98 का क्वेश्चन है, उसका सही उत्तर होगा ये देखिए थर्ड। 40% उसको लगाना पड़ेगा। किसमें? एन्युटी फंड में या पेंशन वेल्थ में। ये कंडीशन है कि 60 साल के बाद में उसको 40% है वो इसमें पेंशन वेल्थ में लगाना होता है। ये गवर्नमेंट का रूल ही है। और अगर उससे पहले छोड़ते हैं तो कितना प्रतिशत होता है? 60 साल से पहले अगर एनपीएस आप क्विट करते हैं तो कितना प्रतिशत होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मित्रों। आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको उत्तर पता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि 60 साल से पहले एनपीएस टीयर फर्स्ट छोड़ते हैं तो एन्युटी निवेश कितना करना होगा, कितने प्रतिशत निवेश करना होगा? 40% तो नॉर्मली वो क्विट करता है या रिटायर होता है तो 40% गवर्नमेंट ही उसमें इन्वेस्ट करती है, और इसी पर पेंशन है वो निर्धारित होती है, इसी से मिलती रहेगी। तो 60 वर्ष से पहले अगर क्विट करते हैं तो कितने प्रतिशत लगता है इसमें पेंशन वेल्थ में? आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस राज्य में नौकरी कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते में विशेष सुविधाएं स्वीकार है? पहला मणिपुर, दूसरा सिक्किम, तीसरा जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, और ये सभी। इंग्लिश वर्जन सुनिए। अलाउंसेज एंड स्पेशल फैसिलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस आर एडमिजिबल टू सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स सर्विंग इन द फॉलोइंग स्टेट्स। फर्स्ट मणिपुर, सिक्किम, थर्ड है लद्दाख रीजन ऑफ जे एंड के, और फोर्थ है ऑल दीज। तो सही उत्तर क्या है? टीए तो सभी को मिलता है थ्रू आउट इंडिया, सभी राज्यों में। फोर्थ ऑप्शन है इसका सही होगा। सभी राज्यों में टीए है वो सेम दर से सभी लोगों को मिलता है। तो सही उत्तर अभी भी क्वेश्चन है उसकी वैलिडिटी या कहना चाहिए प्रायिकता है वो अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, केंद्र सरकार का श्रेणी फर्स्ट का कोई अधिकारी जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो वह यात्रा भत्ते टीए के अनुसार सामान ढोने के लिए अधिकतम डैश भारी को पोर्टर को काम पर लगा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट 4, सेकंड 5, थर्ड 6 और फोर्थ है 8। मतलब ए
सेंट्रल, ये क्लास फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी इन एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड कैन एंगेज मैक्सिमम ऑफ डैश पोर्टर्स फॉर कैरिंग बैगेज एज पर टीए रूल्स। टीए के अनुसार कितना ले जा सकता है, कितने भारी ले जा सकता है? तो सही उत्तर है यहां पर आप तीसरे का 6 पोर्टर्स वो ले जा सकता है, क्योंकि ये श्रेणी फर्स्ट का अधिकारी है, श्रेणी फर्स्ट का, क्लास फर्स्ट का ऑफिसर है। क्वेश्चन नंबर 101, रुपीज डैश और इससे अधिक ग्रेड वेतन ले रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी ड्यूटी के लिए दौरे पर शताब्दी में एग्जीक्यूटिव श्रेणी और राजधानी ट्रेन में वातानुकूलित एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के हकदार है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग ग्रेड पे ऑफ rupees dash and above are entitled to travel executive class in Shatabdi and AC फर्स्ट क्लास इन राजधानी ऑन टूर ऑफ ड्यूटी। अगर टूर पे जाते हैं तो कितना, कितने जो वेतन ग्रेड पे पहले बोलते थे, ग्रेड पे वाले को वो राजधानी और शताब्दी में तो एग्जीक्यूटिव श्रेणी है और राजधानी में एसी फर्स्ट क्लास में है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन 4800 ग्रेड पे वाले, 5400 ग्रेड पे वाले को, 6600 ग्रेड पे वाले को और 7600 ग्रेड पे वाले को। तो मित्रों ये 7600 ग्रेड पे है। अब इसको क्या बोल दिया गया 7th सीपीसी में, आपको पता है ये लेवल 12 हो गया है। तो लेवल 12 है, उसके लिए शताब्दी में एग्जीक्यूटिव श्रेणी और राजधानी में एसी फर्स्ट श्रेणी में यात्रा करने का वो हकदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, केंद्र सरकार के समूह क और ख पदों के अंतर्गत नियोजन नौकरी के उद्देश्य से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए व्यक्तियों के लिए डैश किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता स्वीकार नहीं है। मतलब नो ट्रेवलिंग अलाउंस इज एडमिजिबल टू पर्सन्स called for interview for employment under group A and group B post in central government for journeys up to डैश किलोमीटर, कितने किलोमीटर से कम पर नहीं मिलेगा साक्षात्कार के लिए, कोई किराया नहीं मिलेगा, भाड़ा नहीं मिलेगा। 150 किलोमीटर से कम है, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर तक के लिए नहीं मिलेगा? तो 102 का उत्तर सही है, 250 किलोमीटर तक। ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत एलटीसी लेने के मामले में जहां अग्रिम लिया गया हो वहां एलटीसी की प्रतिपूर्ति के लिए दावा वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से के महीने के भीतर किया जाएगा। मतलब क्या है, where an advance has been drawn the claim for reimbursement of LTC by a central government servant is to be preferred within dash months of the completion of return journey। एलटीसी में जहां एडवांस लिया गया है तो कितने दिनों के अंदर आपके बिल है वो सबमिट हो जाने चाहिए, क्लेम सबमिट हो जाने चाहिए। पहला ऑप्शन है 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने और चौथा ऑप्शन है 6 महीने। तो उत्तर बताइए जल्दी से उत्तर सोचिए। 1 महीने में मित्रों ये भी बदल गया है। आपको अभी जो करंट क्या है एलिजिबिलिटी, अगर आपने एडवांस लिया एलटीसी के लिए तो यात्रा पूर्ण होने के कितने दिनों के अंदर आपको बिल सबमिट करने पड़ेंगे, फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर उत्तर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि इसका उत्तर बताइए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही डिस्क्रिप्शन में आपको इसका उत्तर दे दूंगा। आप अपडेट है 7th सीपीसी में कुछ चेंजेज हुए हैं, माइनर चेंजेज है, कहाँ चेंजेज हुए मैं लगातार आपको बताते जा रहा हूं। तो ये 1 महीने के अंदर होगा कि
उससे पहले होगा, 60 दिन में होगा, ये सोचिए आप। 15 दिन में ही जमा करना होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपकी नॉलेज है, इससे आपकी तैयारी का मालूम चलेगा। आप अपनी तैयारी के बारे में सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 में क्या है? जो व्यक्ति केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होता है उसे प्रथम 10 वर्षों के लिए एलटीसी का लाभ लेने के प्रयोजनार्थ एक नई भर्ती के रूप में गिना जाता है। मतलब ए पर्सन हु ज्वाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज ट्रीटेड एज ए फ्रेश रिक्रूट फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग एलटीसी फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स। कितने सालों तक उसको नई नियुक्ति माना जाता है? कितने ब्लॉक ईयर्स के लिए माना जाता है? तो पहला है 4, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा है 10। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है 8 वर्ष तक। मतलब ये कर्सर टेक्नोलॉजी से परिचित होना जरूरी है, और ये कर्सर है वो थोड़ा दिखता नहीं है, तो मैं कर्सर यहाँ पर लिया है, आपको हाईलाइट कर दिया। आपको 8 महीने मतलब 4 नेशनल ब्लॉक ईयर्स के लिए, ऑल इंडिया ब्लॉक ईयर्स के लिए उसको नई नियुक्ति के रूप में माना जाता है, और वो हर साल एलटीसी ले सकता है अगर सिंगल पर्सन है, सिंगल रहता है और अपनी फैमिली को छोड़ गया है अपने नेटिव प्लेस पर, तो 8 साल तक लगातार वो एलटीसी ले सकता है। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किस किस्म की छुट्टी के दौरान केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी एलटीसी सुविधाओं का लाभ लेने का हकदार नहीं होता? विशेष आकस्मिक छुट्टी, दूसरा अध्ययन छुट्टी, तीसरा प्रसूति छुट्टी और चौथा है शिशु देखभाल छुट्टी। मतलब क्या है? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीव ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल एलटीसी फैसिलिटीज? पहला स्पेशल कैजुअल लीव, स्टडी लीव, मैटरनिटी लीव और चौथा है चाइल्ड केयर लीव। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर बताइए जल्दी से। ये है चाइल्ड केयर लीव। और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपडेटेड हैं, तो यहां पर भी कोई चेंज हो गया है, आपको जरूर बताना है, क्योंकि अपने ज्ञान को छुपा के रखने से कुछ नहीं होता है। आप बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या एलटीसी के लिए 7th सीपीसी में वो शिशु देखभाल में, चाइल्ड केयर लीव में एलटीसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जरूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि चेंज हुआ है और वो चेंज में जानना चाह रहा हूं कि आप अपडेटेड हैं या नहीं है। तो अगर आप कमेंट में ये बात बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत है वो रंग लाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। वहां उस टाइम पर ये 105 का उत्तर 4 सही था, परंतु अब क्या है? करंट सिचुएशन बताइए। अपडेटेड भी मैं ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, उनको आपको बता रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 106। सीएसएमए नियमावली 1944 के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के लिए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचर का निर्धारण उसके डैश के हिसाब से किया जाता है। पहला है ड्यूटी के स्थान, दूसरा आकस्मिक ठहराव के स्थान, तीसरा निवास स्थान और चौथा है किसी भी स्थान जहां वह बीमार पड़ता हो। मतलब क्या है? The authorized medical attendant in respect of a central government servant as per CSMA rules 1944 is determined with reference to his place of duty, place of casual stay, थर्ड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस और फोर्थ है एनी प्लेस वेयर ही फॉल्स इल। तो सही अभी भी ये बिल्कुल वही रूल है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 का उत्तर होगा यहां पर चौथा, ये फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ये देखिए, किसी भी स्थान पर सीएसएमए रूल है उनके अनुसार
वो एएमए ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर किस हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, कहाँ का माना जाएगा? जहां पर भी व्यक्ति बीमार होता है उसी जगह का माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107। सीएसएमए नियमावली 1944 के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के लिए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचर के रूप में चिकित्सा अधिकारी की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पहला निजी प्राइवेट चिकित्सक, दूसरा चिकित्सा अधिकारी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है, तीसरा राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी और चौथा है निजी प्राइवेट दंत चिकित्सक। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स आर नॉट इंक्लूडेड एज ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट एएमए फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर सीएसएमए रूल्स 1944? कौन कंसीडर नहीं किया जाएगा एएमए के रूप में? फर्स्ट, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेकंड, मेडिकल ऑफिसर्स हु आर नॉट एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड, मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ, प्राइवेट डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स। आपको पता है उत्तर और मैं सिर्फ इसको टिक कर रहा हूं, तो 107 का जो सही उत्तर है वो चौथा है मित्रों। बाकी सारे माने जाएंगे। निजी प्राइवेट दंत चिकित्सक है वो एएमए के रूप में नहीं कंसिडर किया जाता। ये एम्प्लॉई होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में या स्टेट गवर्नमेंट में या रेलवे, मिलिट्री, तो गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ है वो एएमए के रूप में प्राइवेट डेंटल मेडिकल ऑफिसर है वो कंसीडर नहीं किया जाता। अभी भी रूल है वो एप्लीकेबल है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। सीएसएमए नियमावली 1944 के अनुसार केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी चिकित्सा की निम्नलिखित प्रणाली से इलाज करवा सकता है? पहला एलोपैथी, दूसरा होम्योपैथी, तीसरा यूनानी और चौथा ये सभी। देखिए, a central government servant as per CSMA rules 1944 can take treatment from which of the following system of medicines? First, allopathy, homeopathy, यूनानी, all these। तो क्या उत्तर है? आपको पता है, आपको मालूम है, सभी तरीके से ले सकते हैं। 108 क्वेश्चन है वो याद रखने वाला है क्योंकि ये अभी कुछ बदला नहीं है, वही नियम लागू है। सभी तरीके से कोई भी तरीके से इलाज ले सकता है, कोई भी चिकित्सा पद्धति से इलाज करवा सकता है, सभी मान्य है। क्वेश्चन नंबर 109। केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी सीएसएमए नियमावली 1944 के अनुसार अधिकतम रुपीज डैश की शर्त के साथ डिजिटल श्रवण सहायता सामग्री के लिए हुए खर्च की प्रतिपूर्ति ले सकता है? तो 109 का सही उत्तर है 20,000, 40,000, 60,000, 70,000। A central government servant under CSMA rules 1944 can reimbursement for expenditure towards digital hearing aid subject to maximum of रुपीज, कितने रुपए तक वो डिजिटल ये क्या है, डिजिटल हेयरिंग एड्स ले सकता है, उसके लिए रिम्बर्समेंट हो सकता है। तो इसका सही उत्तर आपको मालूम है, ये सीएसएमए रूल्स हैं, वो भी एग्जाम में आते हैं। तो मित्रों 109 का सही उत्तर है 60,000। तीसरा उत्तर है वो सही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 110। सीएसएमए नियमावली 1944 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा इलाज पूरे होने की तारीख से डैश महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो 110 में क्या है? 110 में बता रहा हूं आपको, क्लेम्स फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर CSMA रूल्स 1944 शुड बी प्रिफर्ड विद इन डैश मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। पहला 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो मित्रों अभी आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है 110 का। 110 का सही उत्तर है, यहां पर देखिए
3 महीने। और आप बिल्कुल, आपका दिमाग है वो क्लिक कर गया होगा कि ये तो गलत है। नहीं मित्रों, 2014 में ये रेलेवेंट था, तत्कालीन नियम यही थे, 3 महीने था, परंतु अब बदल दिया गया। जो 7th सीपीसी है उसमें क्या कर दिया गया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कितने महीने कर दिया है। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाइए, क्योंकि 3 महीने हैं वो बदल गए। 2000 जो 6 से सीपीसी था उसमें 3 महीने एप्लीकेबल था, परंतु अब बदल दिया गया। आपको सही उत्तर, अपडेटेड नॉलेज है वही तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित प्राधिकारी केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को निलंबन के अधीन रख सकता है? पहला, नियुक्ति प्राधिकारी, दूसरा कोई भी प्राधिकारी जिसका वह अधीनस्थ है, और तीसरा अनुशासनिक अधिक प्राधिकारी। और ये सभी मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन प्लेस ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन? तो सस्पेंशन रूल्स पे भी क्वेश्चन आ गया है मित्रों। पहला अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दूसरा एनी अथॉरिटी टू विच ही इज सबोर्डिनेट, और थर्ड है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और चौथा है ऑल दीज। सही उत्तर बताइए, सही उत्तर सोच लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे आप, सभी होंगे। कौन रख सकते हैं? ये कर्सर मुझे अभी ये आ गया, आ गया, ये कर्सर आ गया। चौथा उत्तर सही है बिल्कुल। किसी कर्मचारी को निलंबन के आदेश कौन दे सकता है? ये दे सकते हैं नियुक्ति प्राधिकारी दे सकता है, कोई भी प्राधिकारी जिसके अंदर वो कर्मचारी कार्य करता है, और अनुशासनिक प्राधिकारी तो निलंबन में रख सकता है। ये सभी उत्तर है वो सही है। मैंने इसको क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन भी बता देता हूं, शायद मैंने बोल दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन प्लेस ए सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सस्पेंशन? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अच्छा ये हो गया है, तो यहां पर ऑल ऑफ दीज, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। मित्रों मैं जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत फास्ट पढ़ रहा हूं, और आप तो ऑलरेडी फास्ट है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 112, केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित में क्या एक मुख्य बड़ा दंड नहीं है? पहला, निम्नतर ग्रेड में काम कम करके रखना, दूसरा निम्नतर पद में कम करके रखना, तीसरा निम्नतर सेवा में कम करके रखना, चौथा अधिकतम 3 वर्ष तक समाधान में समय मान में निम्नतर चरण में कम करके रखना। तो क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट? मेजर पेनल्टी में कौन नहीं आते हैं? तो पहला है रिडक्शन टू लोअर ग्रेड, रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, तीसरा है रिडक्शन टू लोअर सर्विस, और चौथा है रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। तो बताइए, आप जल्दी से बताइए क्या उत्तर है 112 का? 112 का सही उत्तर है चौथा, बिल्कुल सही सोच रहे आप। ये देखिए, ये देखिए, ये चौथा सही है मित्रों। ये मेजर पेनल्टी में आ जाएगा अगर 3 साल से ज्यादा हो जाता है, 3 साल तक अगर उसको रखा जाता है, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, लोअर स्केल टाइम स्केल पर रखा जाता 3 साल से कम, तो वो रहेगा माइनर पेनल्टी में। और यही अगर हो जाता है 3 साल से ज्यादा में, तो मेजर पेनल्टी में काउंट किया जाता है। 3 साल से ज्यादा या अनंत समय तक तो उसको मेजर पेनल्टी माना जाता है। माइनर और मेजर पेनल्टी है वो आपको ध्यान रखनी है, जिनमें कई सारे हैं, वो आपको पता लगाने हैं। टोटल 10 है, उनमें से आपको याद रखने, कोई भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 113, सीसीए नियमावली के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी पर किसी एक अकेले अपराध के लिए निम्नलिखित दंड लगाया जा सकता है? पहला, केवल एक सावधिक दंड है, दूसरा वेतन से वसूली है, तीसरा एक ही समय पर एक और दो दोनों, और चौथा दंड की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब क्या है? इन अकॉर्डेंस विद सीसीए रूल्स 1965, which one of the
following penalties can be imposed on a सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ए सिंगल ऑफेंस? एक ही अपराध के लिए कौन कौन से दिए जा सकते हैं? तो पहला है ओनली वन स्टेटरी पेनल्टी, दूसरा रिकवरी फ्रॉम पे, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड साइमल्टेनियसली, और फोर्थ है नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पेनल्टीज। तो सही उत्तर बताइए। ये रूल्स है, ये पेनल्टीज हैं, वो आपको जरूर, ये डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, वो आपको जरूर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 जरूर याद करने हैं, पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े कठिन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 का सही उत्तर होगा 3। दोनों दिए जा सकते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कर्सर इधर उधर भाग जाता है, तो ये तीसरा सही है इसका उत्तर। दोनों पेनल्टी दी जा सकती है एक ही अपराध के लिए। तो मत सोचिए कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही पेनल्टी दी जाएगी। सामान्य रूप से ऐसा होता है कि एक दी जाएगी, परंतु दोनों भी दी जा सकती है, क्योंकि एक में दंड दे रहे हैं और दूसरे में वसूली कर रहे हैं। पैक्यूनियर लॉस है, सरकारी कोई लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए वसूली भी की जा सकती है। तो दोनों दंड दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 सुनिए। केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ सीसीए नियमावली के अनुसार जांच कर रहे किसी सेवारत जांच अधिकारी को देय मानदेय की अधिकतम राशि रुपीज 10 प्रति मामला केस है, कितने रुपए मिलेंगे? 7,500, 10,000, 15,000, 20,000। तो क्वेश्चन सुनिए। द मैक्सिमम ऑनरेरियम पेबल टू ए serving inquiry officer in conducting inquiry against a central government servant as per CCA rules is dash per case। तो सही उत्तर है इसका 7,500, 10,000, 15,000 और 20,000। तो सही उत्तर है 114 का 2, 10,000। तो मित्रों, अगर आप अपडेट हो गए, इसमें कोई बदलाव हो गया है, तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या ये बढ़ा दिया गया, कुछ चेंज किया है, तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 115। सीसीए नियमावली के अनुसार केंद्र सरकार का जो कर्मचारी आरोपी है, उसे जांच अफसर को अपना लिखित वक्तव्य बयान प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम डैश दिनों की अनुमति दी जाती है। 6, 8, 10, 15। मतलब क्या है? एज पर सीसीए रूल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन चार्ज्ड is allowed maximum dash days to submit his written statement to the इंक्वायरी ऑफिसर। अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कितने दिनों के अंदर वो स्टेटमेंट देना होगा, अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी अपने बचाव में, बचाव पक्ष में। तो यहां पर कितने दिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी भी एप्लीकेबल है क्वेश्चन है वो 10 दिनों के अंदर। सही उत्तर तीसरा है। 10 दिन में आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी आप चार्जशीट है, कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगाया है, तो उसके अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिनों का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116। सीसीएस आचरण नियमावली के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? पहला, सिविल सेवा रक्षा में शामिल होना, दूसरा होमगार्ड संगठन में शामिल होना, तीसरा सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में शामिल होना, और चौथा प्रदर्शनों में भाग लेना। सीसीए जो सीसीएच आचरण नियमावली है, कंडक्ट रूल्स है 1964, उसके अनुसार किसमें भाग लेने की अनुमति है, और अगर भाग ले रहा है तो अनुमति लेनी है या नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2015 में, 2016 में, 2018 में, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 116 है। 116 का इंग्लिश सुनिए। Which of the following is not permitted for a central government servant as per CCS conduct rules? पहला, ज्वाइनिंग सिविल डिफेंस सर्विसेज, सेकंड ज्वाइनिंग होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ज्वाइनिंग सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, और फोर्थ है पार्टिसिपेशन इन डेमोस्ट्रेशंस। तो बिल्कुल आपको पता लग गया है, पार्टिसिपेशन इन डेमोस्ट्रेशन
प्रदर्शनों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। कर्सर है, फिर से भाग गया है, ये आ गया, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आंसर। फोर्थ है, ये चौथा उत्तर सही है, प्रदर्शनों में भाग नहीं ले सकते। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 117, सीसीएस आचरण नियमावली के अनुसार सेवा मामलों पर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी से अभ्यावेदन डैश को संबोधित नहीं किया जाएगा। पहला आसन्न उच्च अधिकारी, दूसरा विभागाध्यक्ष, तीसरा संबंधित सक्षम सबसे निचले अधिकारी, चौथा सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। मतलब एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स, representation from a central government servant on service matter is not to be addressed to first immediate superior officer, second head of department, third lowest authority competent to deal, और फोर्थ है सेक्रेटरी जीओपीटी। तो सही उत्तर क्या है 117 का? चौथा, चौथा उत्तर सही है। आप ये कार्मिक विभाग के सचिव को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। प्रॉपर चैनल अपने अधिकारियों के अपने जस्ट यहाँ पर दिए हैं, इमीडिएट सुपीरियर है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डील कर रही है मैटर को, उनको आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, परंतु डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कंडक्ट रूल्स के अनुसार नहीं दे सकते। किसको? सेक्रेटरी डीओपीटी। तो सही उत्तर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118, निम्नलिखित में से किस गतिविधि से केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा हड़ताल का मामला बनता है? ये भी कंडक्ट रूल से ही आया है। पहला कार्य से सामूहिक अनुपस्थिति, दूसरा है काम धीरे कर देना, चौथा धरने पर बैठना, और तीसरा धरने पर बैठना, चौथा ये सभी। Which of the following activities amounts to a strike by a central government servant? First, mass abstention from work. Second, go slow. Third, sit down. और फोर्थ है all these। तो सही उत्तर सोच लिया है आपने, चौथा ही सही है। ये सभी हड़ताल के मामले माने जाते हैं। मास एब्सटेंशन फ्रॉम वर्क, जिसको क्या बोलते हैं, मास सीएल बोल देते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये एब्सेंट होना, अनुपस्थित होना, कार्य धीरे कर देना, धरने पर बैठ जाना, ये सभी स्ट्राइक के पार्ट कहलाते हैं और जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स के अनुसार मनाही की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 119, सीसीएस आचरण नियमावली के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को प्रेस या रेडियो के साथ संचार के लिए अनुमति प्रदान करने की समय सीमा डैश दिन है? 15 दिन, 20, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। As per CCS conduct rules, the time limit for grant of permission to a central government servant for communication with press or radio is dash days, 15 days, 30 days, 45 days, 60 days। आपको रेडियो या टीवी पर कोई भी प्रेस में जवाब देना है, संचार माध्यम से जवाब देना है, तो सीधे जवाब नहीं दे सकते। कोई सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं उनकी आप आलोचना तो कर ही नहीं सकते, साथ में ही आपको सार्वजनिक बयान देना है तो अनुमति लेनी पड़ेगी। कितना दिन का समय है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 119 का उत्तर है सेकंड। 30 दिनों पहले आपको अनुमति देनी होगी कि मेरा रेडियो पर स्पीच है या संचार माध्यम है, कोई भी संचार माध्यम है, प्रेस है, उसमें अपना वक्तव्य देना है तो अनुमति लेनी होगी आपको। सही उत्तर तीसरा, 30 दिन है, दूसरा ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120, सीसीएच आचरण नियमावली के अनुसार सरकार की आलोचना का अर्थ है और इसमें शामिल हैं ऐसी गतिविधियां। क्या? पहला, जो सरकार की चालू और हालिया नीतियों को प्रभावित करती है। दूसरा, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों को उलझन में डाल सकती है। और तीसरा है किसी विदेशी सरकार के साथ संबंधों को उलझन में डाल सकती है, या ये सभी। सुनिए इंग्लिश। Criticism of government as per CCS conduct rules 1964 means
and includes action which first effect current and recent government policies, second may embrace uh, uh, relations between central and state government, embrace relation with the foreign government, और फोर्थ है ऑल दीज। तो आप कोई भी आलोचना समालोचना नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के अनुसार। क्योंकि ये क्या, जो चालू और या हालिया नीतियों का अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकते, और राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध खराब होते हैं या विदेशी सरकार के साथ संबंध खराब होते हैं आपके वक्तव्य से, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए कभी भी इस तरीके के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। ऑप्शन हमारा 120 का फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। निर्धारण वर्ष डैश की अवधि हो सकता है। ये इनकम टैक्स से क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सीधे एक एक पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए, इनकम टैक्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। केवल पहला ऑप्शन है केवल 12 महीनों से अधिक, दूसरा 12 महीने और 12 महीनों से कम, तीसरा केवल 12 महीने, चौथा 12 महीने और 12 महीनों से अधिक। assessment year can be a period of first only one more than 12 months, second more 12 months and less than 12 months, third है only 12 months और fourth है 12 months and more than 12 months। क्या उत्तर सही है? आप हर साल इनकम टैक्स फॉर्म है या निर्धारणीय है वो भरते रहते हैं, तो आप बताइए असेसमेंट ईयर में आप अपना इनकम टैक्स का सरल या सहज ये फॉर्म भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो निर्धारण वर्ष किसको कहते हैं? 121 का सही उत्तर है केवल 12 महीने, थर्ड ओनली 12 मंथ्स को निर्धारण वर्ष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, जिस वर्ष आय कर योग्य होती है उसे डैश वर्ष और जिस वर्ष आय अर्जित की जाती है उसे डैश वर्ष के रूप में जाना जाता है। बहुत आसान है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। भूल गए या इसमें कहीं गलती कर दी तो आपका उत्तर गलत हो सकता है और उतना ही रेलेवेंट है आगे आने वाली एग्जाम्स में, ईएमआरएस में, एनसीटी में या केवीएस एनवीएस में कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। रेलेवेंसी है क्वेश्चन की अभी भी है, आपको बताना है। द क्वेश्चन नंबर 122 ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज डैश एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज डैश। फर्स्ट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, सेकंड असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, थर्ड असेसमेंट ईयर और फोर्थ है प्रीवियस ईयर। तो सही उत्तर है 122 का दो। ये देखिए पहला है दो, ये निर्धारण और दूसरा विगत। जिस वर्ष आय कर योग्य होती है उसे निर्धारण वर्ष और जिस वर्ष आय अर्जित की जाती है उसे विगत वर्ष के रूप में जाना जाता है। मैं बता देता हूं, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। तो सही उत्तर सेकंड बैठता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 123, सभी निर्धारितियों को निम्नलिखित का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। पहला, एक समान विगत वर्ष जो अनिवार्यतः केवल कैलेंडर वर्ष होगा, दूसरा एक समान विगत वर्ष जो अनिवार्यतः केवल वित्त वर्ष होगा, और तीसरा 12 महीनों की किसी भी अवधि, चौथा है 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक की अवधि मात्र। इंग्लिश सुनिए। ऑल एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो फर्स्ट यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली, सेकेंड यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, थर्ड है एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, फोर्थ है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून ओनली। तो सही उत्तर आपने सोच लिया है 123 का सेकंड है, सेकंड उत्तर है सही है, बिल्कुल फिट बैठता है। ये देखिए सभी निर्धारितियों को निम्नलिखित का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। एक समान विगत वर्ष जो अनिवार्य केवल वित्त वर्ष होगा,
यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, जो एसएससी सभी के लिए लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस मामले में विगत वर्ष की आय स्वयं विगत वर्ष में ही निर्धारण योग्य होती है? पहला, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों का निर्धारण। दूसरा, भारत में नियोजन में लगा कोई व्यक्ति। तीसरा, एक व्यक्ति जो अवैध कारोबार में लगा हो। और चौथा, एक व्यक्ति जो कोई पूर्त संस्थान चला रहा हो। इंग्लिश में सुनिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? फर्स्ट, assessment of persons leaving India. Second, a person in employment in India. Third, a person who is into illegal business. और fourth, a person who is running a charitable institution. तो सही उत्तर क्या है 124 का? पहला है। ये देखिए, पहला ऑप्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कर्सर है वो सीधा नहीं चलता, तो ये चीज तो आप माफ करेंगे। ये क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, जो असेसमेंट किया जा रहा है, जो भारत छोड़ रहा है, तो प्रीवियस असेसमेंट ईयर में ही कर लिया जाता है। क्वेश्चन अभी भी रेलेवेंट है, तो ध्यान रखिए, अधिकतर क्वेश्चन है वो आने की संभावना है, जो बदल गए हैं नियम उनको भी मैंने आपको बता दिया, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको कमेंट तो जरूर करना है मित्रों, आपकी तैयारी में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, 59 वर्ष की आयु की किसी महिला के मामले में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अधिकतम छूट सीमा कितनी है? पहला ऑप्शन 2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 2.5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 4 लाख और चौथा ऑप्शन है 5 लाख। तो मैं इसको इंग्लिश में सुनाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा समझ बैठ रहा है आपको। In case of a female individual who is of 59 years of age, what is the maximum exemption limit for assessment year 2014-15? First 2 lakh, second 2.50 lakh, थर्ड 4 लाख और फोर्थ है 5 लाख। तो मित्रों ये तो 2014-15 का है, आपको लेटेस्ट ध्यान करना है। 21-22 का देखना है या 20-21 का देखना है, कितना है इस उस टाइम पर इसका उत्तर सही था 2 लाख तक, 2 लाख तक था, 2 लाख तक छूट थी 59 वर्ष की महिला के लिए, और 60 साल के लिए अलग थी, और वो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, 5 लाख तक तो सभी को छूट है, तो सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है, और सीनियर सिटीजन नहीं है मतलब 59-60 से कम है, तो उनके लिए कितनी छूट है, ये आप कमेंट बॉक्स में सही बताइए। अभी जो 2020-21 या 21-22 के लिए जो है बजट के अनुसार वो क्या सही है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपने इसका सही उत्तर दिया तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 130, सर्विस रूल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, वीडियो को देखते जरूर रहिए। 126, भारत में सेवा कर वर्ष में शुरू किया गया था 1999, 2000, 2001, 2002। 126 में सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर 1999, 2000, 2001, 2002। तो सही उत्तर क्या है, ये इतिहास पूछ लिया सर्विस टैक्स का, तो 127 का उत्तर है 2000। इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हुआ था मित्रों, ये 1994 में सर्विस टैक्स है वो लागू हुआ था, तो पर केवीएस ने इसको दूसरा ऑप्शन है वो सही माना। ये सर्विस टैक्स है, आपको मैं बता रहा हूं कि केवीएस ने माना था 2000, वास्तव में सर्विस टैक्स है वो लागू हुआ था इंडिया में 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेवा कर लागू प्रयोज्य है। पहला, दादरा नगर हवेली दमन और दीव संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर समूचे भारत में। दूसरा, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समूचे भारत में। तीसरा, समूचे भारत में। चौथा, समूचे विश्व में। तो देखिए, सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। सेकंड, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और थर्ड है होल ऑफ इंडिया। और फोर्थ, होल ऑफ वर्ल्ड। तो मित्रों, ये ऑप्शन है वो भी क्योंकि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर है उसको स्टेट का दर्जा हटा करके और वहां उसको क्या बना दिया गया, जे एंड के को ये यूटी में शामिल कर लिया गया, संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो संघ शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसलिए ये ऑप्शन है वो भी बदल गया। और बदला हुआ ऑप्शन क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू शुरू किया गया था? पहला, नरेश चंद्रा समिति। दूसरा, केलकर समिति। तीसरा, डॉक्टर राजा जे चलैया समिति। और चौथा, जस्टिस वर्मा समिति। तो इसका सही, मैं इंग्लिश वर्जन पहले पढ़ता हूं। ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? फर्स्ट, नरेश चंद्र कमेटी। सेकंड, कैलकर्स कमेटी। थर्ड, डॉक्टर राजा जे चलैया कमेटी। फोर्थ, जस्टिस वर्मा कमेटी। तो सही उत्तर है, अभी भी रेलेवेंट है क्वेश्चन, तो इतिहास के क्वेश्चन है। तीसरा उसका उत्तर होगा, 128 का तीसरा उत्तर सही होगा, डॉक्टर जे चलैया, राजा चलैया है ये, इसकी कमेटी के अनुसार सर्विस टैक्स है वो लागू किया गया। और 129 में देखिए, सेवा कर द्वारा निर्धारित किया जाता है। उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, सीमा शुल्क विभाग द्वारा, सेवा कर विभाग द्वारा। सर्विस टैक्स इज एडमिनिस्टर्ड बाई एक्साइज डिपार्टमेंट। सेकंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। थर्ड, कस्टम डिपार्टमेंट। फोर्थ, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। तो सही उत्तर इसका क्या है, 129 का पहला, सर्विस टैक्स है वो वसूला जाता है उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा। मित्रों, सर्विस टैक्स है वो, उस पे देखिए आप कितने क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन आ गए और 5 क्वेश्चन आ गए सर्विस टैक्स पर। तो सर्विस टैक्स के साथ में आपको करना है जीएसटी। जीएसटी लागू हुआ है, कब लागू हुआ, कितने परसेंट है, सारे स्लैब करने। जीएसटी पर क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, जीएसटी जरूर करनी है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में सेवा कर की दर उपकर सहित है कितनी? 12%, 12.36%। तीसरा 12.24%। और चौथा है 10.3%। तो सही उत्तर इसका है क्या? क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। सर्विस टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेस रेट एट प्रेजेंट इज 12%, 12.36%, 12.24%, फॉर 10.3%। तो सही उत्तर क्या है इसका? 130 का सही उत्तर है सेकंड। कर्सर को मैं पकड़ के ला रहा हूं आपके लिए और ये हाईलाइट हो गया, देखिए उत्तर ये हो गया 12.36%। तो जीएसटी वैट है वो इतिहास बन गया है, वैट को हटा दिया गया। सर्विस टैक्स तो अभी भी है, उसको आप सर्विस टैक्स के इतिहास के क्वेश्चन है उनको आप शामिल कर लीजिए, तो ये रेलेवेंट है। परंतु जीएसटी आपको जरूर पढ़नी है मित्रों। साथियों, क्वेश्चन है वो आपको बता दिए कौन से क्वेश्चन अभी भी आपके लिए उपयोगी है और आपकी परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लास्ट तक वीडियो को सुनते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको मैं एक दिशा दूंगा, एक डायरेक्शन दूंगा तैयारी करने में। क्यों, ये जो एग्जाम्स, जिन एग्जाम्स में आप अपियर होते हैं, इनके स्टडी मटेरियल है वो एक जगह पर, एक किताब कहीं नहीं है।
और अगर एक किताब लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन है वो भारी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई बुक भी ऑथेंटिक यहाँ पर मार्केट में इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो मेरे साथ में आप बने रहिए, मैं सारे पार्ट है ये करवाऊंगा।